नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। नीतीश बाबू भी गजब हैं। कुछ दिन पहले विधानसभा में उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने महिला पुरुषों के संबंधों को लेकर जो विस्तार से बताया था कि महिला पुरुष ये करते हैं, उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। एक बीजेपी की महिला विधायक तो रो पड़ी थी कि हम ऐसे गंदी बातें सुनने के लिए हाउस में हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जवान है कि रुकती नहीं है। उन्होंने फिर एक महिला विधायक से कह दिया, तो महिलाओं को जानती नहीं हो। अब बवाल मचा हुआ है कि ये महिलाओं के लिए नीतीश बाबू की ये सोच क्यों है। उधर सीन बड़ा बढ़िया हो रहा है। किसान मिल रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने भी इस बार ऐलान कर दिया कि एमएसपी पे हम आपके साथ है, लड़ाई लड़ी जाएगी। बजट पे चर्चा हो रही है तो मैं अभय दुबे जी के साथ शो करता हूँ रोज। जानते हैं आप अभय दुबे जी को, बहुत बढ़िया एबीपी चैनल पे वो बोलते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत अच्छे लेखक हैं। मैंने तो पूछा कि 2014 में बुलेट ट्रेन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। बुलेट ट्रेन किसके घर से चल शुरू हो रही है, किसके घर से चल के कहाँ रुक जा रही है, दिखती नहीं है। क्या हुआ उन सैकड़ों करोड़ रुपए का। अवैध जी ने हंसते हुए कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू से पैसे बचेंगे तभी तो खर्च होंगे। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत को सुनिएगा। बातचीत से पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज बड़ी संख्या में कल किसान गए पार्लियामेंट में और राहुल गांधी से मिलने के लिए। राहुल गांधी मिले और राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिलाया कि एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है, उनकी लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा में अब चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों बाद। एमएसपी का मुद्दा बहुत बड़ा है किसानों के लिए। आपको क्या लगता है, जब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी, तो क्या फिर से देश में एक बार किसान आंदोलन की झलक देखने को मिल सकती है? देखिए, किसान आंदोलन तो शुरू हो चुका है। किसान संगठनों ने जो कि शंभू बॉर्डर पर जमे हुए थे, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे हैं कि कब बॉर्डर खुले, और उसके लिए अदालत ने आदेश भी दे दिया है बॉर्डर खोलने का। अदालत ने कहा है कि आप अनंत काल के लिए बॉर्डर बंद नहीं रख सकते। तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उनके पास 6 महीने के राशन के साथ में वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अपनी जो अपने ट्रैक्टर हैं, जो ट्रॉलियां हैं, उनको अपग्रेड भी किया है, क्योंकि वो 6 महीने तक उनका घर बनने वाली है। तो बिल्कुल वही नजारा है जो कि 2020 और 21 के दौरान आ, और उस दौरान था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले जो नजारा था, जब दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई थी, वैसा नजारा फिर से बनने वाला है। मोदी सरकार, सॉरी, एनडीए सरकार पूरी कोशिश करेगी कि किसानों को दिल्ली ना आने दे, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है। इनको वो ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में भाजपा का हारना लगभग तय है। जैसे ही वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस तो किसान आंदोलन को और प्रोत्साहित करेगी, कहेगी चलिए भाई दिल्ली पहुंचिए, हम भी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ होंगे। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और उस बदलाव का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि आप हांडी में हाथ डालते हैं, एक चावल उठाते हैं, उसको मसल के देखते हैं और पता लगाते हैं कि चावल पका के नहीं पका है। उसका सबसे बड़ा वो चावल जो है, ये बजट है। आप देखिए, आखिरकार मोदी जी के ऊपर क्या ऐसा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मांगे इन टोटो में 100% मान ली। कौन सा दबाव था? एक तो मैं कहूंगा कि उन्होंने एक रणनीति बनाई, मोदी जी ने। रणनीति ये थी कि मंत्रिमंडल हम अपनी मन का बनाएंगे, लेकिन बजट जो आपकी आर्थिक मांगे हैं वो हम आपकी पूरी करेंगे। एक तो उसका कारण ये हो सकता है, और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फायदा तो इसका कोई है ही नहीं, ना अर्थव्यवस्था को फायदा है और ना उनको फायदा है। मेरे ख्याल से तो इसका बिहार को और आंध्र प्रदेश को भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये दूरगामी दृष्टि से मालूम पड़ेगा। दूसरा उसका कारण ये हो सकता है कि मोदी जी को इस बात का बहुत डर था कि जैसे ही वो की गई मांग से कम देंगे इन लोगों को, वैसे ही उनकी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास होंगे, नारेबाजियां शुरू हो जाएंगी, बयान देने शुरू हो जाएंगे, और उनकी सरकार की जो स्थिरता है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। खुद उनके नेतृत्व के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। आपने मोदी जी का चेहरा देखा होगा जब बजट भाषण हो रहा था। मैंने कभी भी उनको इतना ज्यादा उदास नहीं देखा, मोदी जी को इतना 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 गमगीन नहीं देखा। आजकल वो काफी अनमने से रहते हैं, उदास रहते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि जब उन्हें सीधे सीधे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं भाग लेना होता है, तो उनमें वो वैसा जोश, उत्साह और उछाल नहीं रह गया है मोदी।
लेकिन ये तो सुनी सुनाई बात है, हम लोग इनकी तरफ नहीं जाते हैं। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं जो मोदी जी की देह भाषा और बॉडी लैंग्वेज के आधार पर राजनीतिक समीक्षा करूं। मैं तो केवल आपको बताया बीच में ये है। तो स्थिति यह है कि उन्हें इस बात को लेकर मुझे लगता है काफी अंदेशा था कि अगर हमने इन लोगों को कम दिया जितना ये मांगा है, इन्होंने कोई सौदेबाजी करने की इनसे कोशिश की, बोलतोल करने की कोशिश की, तो उससे पूरी सरकार की स्थिरता और उसका जो इकबाल और रुतबा है उसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। और उसका असर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की जो अपनी हैसियत है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के सामने मोदी जी की जो अपनी हैसियत है पहले से ही काफी कम हो गई है, उसके ऊपर भी काफी 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 असर पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, ये बताता है कि बिल्कुल भारत में राजनीति की दुनिया 2024 के चुनाव नतीजों ने बदल दी। किसान आंदोलन आप मुझसे बॉन्ड पे लिख के रख लीजिए, होके रहेगा। और अब सरकार के ऊपर पहले से भी ज्यादा बड़ा दबाव पड़ेगा। भाई अभी अभी जो एबीपी चैनल का जो एक राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस करते हैं वो चल रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर मंच पर आपस में बजट को लेकर उन दोनों के बीच में भिड़ंत चल रही है, बड़ी दिलचस्प भिड़ंत। तो उसमें साफ तौर पर सुप्रिया जी ने आरोप लगाए सुधांशु जी के ऊपर, दोनों ही अच्छे प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए कि भाई आप ये बताइए कि आपने खेती का बजट कम क्यों किया इस बार। सबसे बड़ी बात थी। हाँ, दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि पिछले साल जो खेती का बजट आपने रखा था उसको पूरा खर्च क्यों नहीं किया। किसी भी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी विफलता होती है कि जो आप रुपया आवंटित करते हैं उस आवंटित रुपये को आप पूरा खर्च ना कर पाए। सही बात। शिक्षा पर रुपया आवंटित किया, कम खर्च किया। स्वास्थ्य पर रुपया आवंटित किया, कम खर्च किया। खेती पर रुपया आवंटित किया, कम खर्च किया। अर्बन डेवलपमेंट पर रुपया आवंटित किया, कम खर्च किया। तो सवाल ये, इसका मतलब ये है कि आर्थिक गतिविधियां पूरी रफ्तार से, पूरे प्रभावी तरीके से नहीं चल रही हैं। इसका ये मतलब निकलता है। तो इन बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। सुधांशु लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे थे। कभी वो जनधन खातों की बात करने लगते थे, कभी कहने लगते थे कि हमने इतने बार नाम लिया कई राज्यों का। जब आपके वित्त मंत्री जब बजट पेश करते थे तो आप तो राज्यों का नाम नहीं लेते थे, वगैरह वगैरह है। सवाल इस बात का है कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि चुनावी मुहिम के दौरान आप तो बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। आपकी वित्त मंत्री ने 33 बार बेरोजगारी शब्द क्यों अपने मुंह से निकाला पूरे बजट में, जबकि पिछले बजट में उन्होंने केवल बेरोजगारी शब्द 3 बार अपने मुंह से निकाला था। ये 3 से 33 कैसे हुआ? ये है 2024 के चुनावी परिणाम का असर। इसीलिए जो 4 जून को घटित हुआ उसने 23 जुलाई को बदल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 4 जून का सीधा असर किस पर पड़ा है? 23 जुलाई पे पड़ा है। उल्टी बातें आप कुछ भी करते रहे। असल में डर गए ना कि बेरोजगार आपने मजाक बना दिया बेरोजगारी को कि आप पकौड़े तल लो, अग्निवीर ले आओ। लोग कहने लगे नेता 80 साल में भी इनको जवान नजर आ रहा है, वो काम करेगा 80 साल तक, और हम 4 साल में नौकरी करने के बाद शादी नहीं होगी हमारी तो कामकाज नहीं मिलेगा। ये मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना राजस्थान में भी जो उन्होंने झाड़ू लगी उसकी बहुत बड़ा कारण अग्निवीर रहा। और मैं तो देख रहा हूँ कि नौजवानों में नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार के प्रति बहुत जबरदस्त गुस्सा है। बार बार पेपर लीक होना, बार बार परीक्षा रद्द करना, नौकरियां ना भरा देना। लेकिन लगता क्या है आपको, जो ये लाए हैं बजट में बेरोजगारी के नाम पर, क्या इससे रोजगार मिल जाएंगे? क्या इससे संतुष्ट हो जाएंगे नौजवान, या कहीं कोई बड़ी चूक रहे? आज के अखबारों में बजट की बड़ी सुंदर समीक्षाएं छपी हैं। आज के पूरे अखबार जो है बजट की समीक्षाओं से भरे हुए हैं और बजट के एक एक पहलू को उन्होंने बिल्कुल साफ करके सबके सामने रख दिया। बड़ा पठनीय अखबार है आज का। अब उसके अंदर एक बड़ी समीक्षा छपी है एक अर्थशास्त्री की कि, और वो अर्थशास्त्री सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी है जो जरूरत ना होने पर भी इंटर्न भर्ती करेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कौन सी कंपनी है जरूरत ना होने पर भी इंटर्न भर्ती करेगी? ऐसी कौन सी कंपनी है जो जरूरत ना होने पर भी किसी को नौकरी देगी? क्यों, जब वो किसी को नौकरी देगी तभी तो सरकार उसकी पहली तनख्वाह अपने खाते से देगी। सही बात है। अभी तो जो पीएफ में ईपीएफओ में उसका जैसी रजिस्ट्रेशन होगा तब सरकार उसको 15,000 रुपए अपने खाते से उसमें डालेगी। सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल तो तब होगा ना जब नौकरी मिलेगी। अब ये नौकरी किसको देनी है? सरकार को नहीं देनी है नौकरी,
ये नौकरियां देनी है निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र क्यों नौकरी देगा? निजी क्षेत्र में तो छटनी चल रही है, निजी क्षेत्र में तो ले ऑफ चल रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां तो 70 से 75% की दर पे ही, क्षमता पे ही काम कर रही हैं। ठीक बात है, लाखों लोग निकाल दिया उन्होंने। वो नई नौकरियां क्यों देंगे भाई? बिल्कुल नहीं देंगे। वो लोक कल्याण के लिए काम नहीं करते। सही बात है, धंधा करना। निजी क्षेत्र मनरेगा नहीं चला सकता। मनरेगा का बजट पे भी तो इन्होंने कैची चलाई, मनरेगा का बजट भी पूरा कहां दे। मनरेगा का बजट हमने कल भी बताया था, मनरेगा पे इन्होंने 86,000 करोड़ रुपए रखा है। पिछली बार तो 98,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। हाँ बताइए, मनरेगा को भी कम कर दिया। कम से कम पिछली बार जो खर्च हुआ था वो इस बार का न्यूनतम आवंटन होना चाहिए था। बाद में और जरूरत पड़ती तो आप जो संशोधित अनुमान होते उसको रख सकते थे। अब आप इस बात पे सोचिए कि मनरेगा पे पिछले साल क्यों ज्यादा खर्च हुआ, या उससे पिछले साल मनरेगा पे ज्यादा क्यों खर्च हो रहा था? उसका सीधा कारण यह है कि एक तरफ सरकार दिखाती यह है कि वो लोगों को कृषि पर आधारित जीवन गुजारने वालों की संख्या कम करना चाहती है और देश का अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण करना चाहती है। दूसरी तरफ कोविड के बाद में 5 करोड़ 80 लाख लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। हाँ। यानी जो लोग देहात से आके शहरों में काम कर रहे थे, वो मजदूर शहरों को छोड़कर देहात में चले गए हैं वापस। अब ये देहात में 5 करोड़ छोटी बड़ी संख्या नहीं होती। 5 करोड़ 80 लाख लोग जो कई साल से शहरों में काम कर रहे थे, वो देहात में क्या कर रहे हैं इस वक्त? कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे वो। अगर उनके पास जमीनें होती, लाभकारी जोतें होती, तो वो गांव छोड़ के ही शहर क्यों जाते? शहर में जो मजदूरियां कर रहे थे लोग, किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, कुछ घर पे भी पैसे भेज रहे थे। एक छोटे छोटे कमरे में 12 13 15 लोग रहते हैं यहाँ पर, और वो छोटे मोटे काम करके अपना काम चलाते हैं। वो सब लोग जब गांव वापस जाएंगे तो मनरेगा से रोजी रोटी कमाएंगे अपनी। इसलिए मनरेगा का बजट बढ़ता चला जा रहा। तो ये पूरा तरीका है बेरोजगारी से निपटने का, ये सरकार का बिल्कुल फर्जी तरीका है। इससे बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हल होने वाली। बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल नहीं हल होने वाली। बेरोजगारी की समस्या 2-3 तरीके हैं जो स्थापित तरीके, उनके जरिए हल होती है। एक तो यह है कि आप कुछ नीतिगत उपाय अपनाकर कृषि के क्षेत्र में एक बूम ले आए, तो कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। एक बूम ले आए कृषि के क्षेत्र में। दूसरा यह है कि आपके क्षेत्र में, आपके देश में एक मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन हो जाए, इतना बड़े पैमाने पर माल पैदा हो, वो माल मार्केट में भी जाए और उसको जबरदस्त रूप से एक्सपोर्ट भी किया जाए, निर्यात भी किया जाए, फिर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा तरीका, भारत के का विशिष्ट तरीका यह है, जो असंगठित क्षेत्र भारत का है, जहां 94% श्रम शक्ति को रोजगार मिलता है, उस असंगठित क्षेत्र के अंदर असंगठित क्षेत्र को किसी तरह मजबूत किया जाए, उसकी मदद की जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, लोगों को रोजगार दे, और अपना जो उसका लचीला तरीका है काम करने का, उसी लचीले तरीके से सारा कुछ करे, तो वो हो। अब ये सब कोई काम नहीं करते ये लोग। ये सब कहाँ दिमाग में आता है? दिमाग में आता है कि बड़ा सा मंदिर कहाँ बन जाए, बड़ा सा दिए कहाँ जल जाए, बड़ी सी कावड़ यात्रा पे बोर्ड कहाँ लग जाए, हिंदू मुसलमान कैसे हो जाए। मन तो वहां अटका रहता है ना। मन ये डेवलपमेंट के लिए कहाँ रहता है कि भाई रोजगार कैसे मिले। मुझे तो कभी कोई किसी नेता का, मंत्री का बेटा कावड़ ले आते हुए दिखाई नहीं दिया भैया जी। मैंने देखा कौन ले जा रहा है कावड़? बहुत पिछड़े जाति के लोग, दलित जाति के लोग, गरीब लोग। किसी टाटा अंबानी और अडानी। आपके सवाल से गलतफहमी फैलती है, माफ कीजिए, वो गलतफहमी फैलती है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई धार्मिक कामों में मन अटका रहता है, या धार्मिक कामों पे पैसा या धार्मिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने में मन अटका रहता है। नहीं, जो लोग वास्तव में धार्मिक होते हैं, अपनी प्रवृत्ति से, अपने हृदय से लोग धार्मिक होते हैं, उनको दिलचस्पी इस बात में नहीं होती कि बड़े बड़े वो कॉरिडोर बनाएं, वो बड़े बड़े धार्मिक जलसे करें, और ये सब नहीं होती उनकी दिलचस्पी। धार्मिक चीज दूसरी ही होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उस तरह के धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक लोग नहीं है। ये लोग धर्म का तमाशा बहुत करते हैं, ये धर्म के बहुत बड़े तमाशेबाज हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो हिंदू धर्म और या सनातन धर्म या भारत का जो बुद्ध धर्म है या जैन धर्म है या सिख धर्म है, इन धर्मों की जो विशेषताएं हैं, जो इन्हें सियामी धर्मों से या सेमेटिक रिलीजन से
सेमेटिक रिलीजन 3 है दुनिया में, इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म। इन सेमेटिक रिलीजनों से अलग करते हैं ये लोग। पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे सेमेटिक पहलू आ जाएं, बहुत सारे सियामी पहलू हिंदू धर्म के आ जाएं। हिंदू लोग भी जिस तरीके से ये तीनों सेमेटिक मजहब, मैं धर्म नहीं कहता हूँ, धर्म तो केवल भारत में ही है, ये तीनों मजहब जो है इन तीनों वो वैसे बन जाए, ये इनकी पूरी कोशिश है। क्योंकि जब तक हिंदू वैसे नहीं बनेंगे तब तक हिंदू एकता ये नहीं कर पाएंगे, दुकान नहीं चल पाएगी। हाँ, उनकी दुकान नहीं चल पाएगी, इसलिए वो करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। इधर बिहार में भी गजब हो गया, नीतीश कुमार को क्या हो गया कि कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा में बहुत अश्लील तरीके से कहा था, महिला पुरुष जो करते हैं वो, इन शब्दों को मैं यहाँ कर नहीं सकता, सबको याद है कि तो भारतीय जनता पार्टी ने जमीन आसमान एक कर लिया था कि कितने ओछी मानसिकता है, महिलाओं के प्रति क्या बात करते हैं नीतीश बाबू, मतलब बिल्कुल गदर काट दिया था नीतीश के खिलाफ। ये कहा था कि ये आदमी है नहीं एक पल भी। एक महिला रो पड़ी थी, बीजेपी की विधायक। आज नीतीश बाबू एक आरजेडी की महिला विधायक के लिए कह रहे हैं, गुस्से से आके उसने इस्तीफा मांगा था तो गुस्से से कह रहे हैं कि बैठ जाओ, महिला हो, कुछ जानती वानती नहीं हो बजट के बारे में, महिला हो, चुप रहो, बैठ जाओ। बिहार में तेजस्वी ने बड़ा रिएक्ट किया है, कहा है कि ये महिलाओं का तो सीधा अपमान है। एक मुख्यमंत्री महिलाओं को ऐसे डांट रहा है कि बैठ जाओ, तो महिलाओं को जानती नहीं हो। मतलब अब आप देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है संजय जी, कि नीतीश कुमार को उन राजनीतिक नेताओं में से एक माना जाता है जो स्त्रियों के वोटों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। हाँ, मतलब ये माना जाता है कि स्त्री जो वोट है, महिला वोट जो है वो चुप बने रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी को समर्थन दे देते हैं, और वो ये आमतौर पर कहा जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्त्रियों के रहनुमा के तौर पर इसकी छवि है, जब आप उसके वक्तव्यों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्त्री विरोधी है अपने अंदर से। एक मौका नहीं छोड़ता स्त्रियों का मजाक उड़ाने के लिए या उनको कमतर बताने में। हालांकि ये सारे के सारे तमाम भारत के तमाम नेताओं की ये स्त्री विरोधी प्रवृत्तियां उनके अंदर काफी मिलती हैं, लेकिन पिछले दिनों तो नीतीश जी ने और बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। लगता नहीं, बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप की बातें कभी कभी करते थे, पता नहीं नीतीश को क्या हो गया, क्यों ऐसी संगत का असर आ गया है, या कुछ गड़बड़ा गए हैं मामला। आज उधर जगन मोहन रेड्डी भी दिल्ली पहुंचे, उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया और चंद्रबाबू नायडू की सरकार में बड़े गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव पहुंचे वहां पे, और शिवसेना के सांसद पहुंचे, संजय राउत पहुंचे। ये क्या देख रहे हैं आपकी इंडिया गठबंधन की ये एकता है कि अगर कोई नेता धरना देगा तो बाकी सांसद पहुंचेंगे? और भी सरकार बनते ही जगन मोहन रेड्डी ने वहां मोर्चा खोल दिया, दिल्ली में आकर धरना दे रहे हैं। इसके क्या संकेत होंगे साउथ की राजनीति? देखिए, जगन मोहन रेड्डी में लाख कमियां हो सकती हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपना 5 साल का मुख्यमंत्री चलाया उसमें भी कमियां निकल के भी आ गई, और उसी का नतीजा भी निकला कि वो वरना उनको हराना मुश्किल था। उनका ओबीसी और दूसरे तमाम तबकों में, मुसलमानों में अच्छा उनका था, और रेड्डी समाज में भी था उनका। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ियां की जिसकी वजह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती चली गई, जिसका लाभ चंद्रबाबू नायडू को मिला। लेकिन उनके ऊपर हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो निष्क्रिय किस्म के नेता हैं, या उनके अंदर साहस की कमी है, बोल्डनेस की कमी है, ये उन पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया, उन्होंने महीना भर भी इंतजार नहीं किया, और वो विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय हो गए। अब देखिए, जब केंद्र से रुपया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए जाएगा, केंद्र से रुपया जाएगा आंध्र प्रदेश में, तो बड़े पैमाने पर उस रुपए को खर्च किया जाएगा या खर्च नहीं किया जाएगा। दोनों ही हालतों में चंद्रबाबू नायडू सरकार की बड़ी जबरदस्त जांच पड़ताल होने वाली है, और उस जांच पड़ताल उसके सबसे बड़े जो अनऑफिशियल ऑडिटर होंगे वो जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी होगी। एक एक बात पे कहां रुपया खर्च हो रहा है, किसको ठेका दिया। देखो, जगन मोहन रेड्डी नीतिगत रूप से अमरावती राजधानी बनने के खिलाफ थे। उन्होंने अमरावती के सारे प्रोजेक्ट को बीच में ठप कर दिया था, और चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि अमरावती राजधानी बना लें, इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा, हम बिल्कुल एकदम एक नए महानायक के रूप में उभरेंगे आंध्र प्रदेश के इतिहास में। लेकिन यही इस तरह के तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नेताओं की कब्र भी बनते हैं, क्योंकि अब ये 5 वर्ष तक मुतवातिर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये अमरावती राजधानी बनती रहेगी। अभी 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं, अगले बजट में फिर 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 5 साल के अंदर करीब लाख
करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे, कुछ आंध्र प्रदेश के खाते से लगेंगे रुपए, तो उसमें बहुत रुपया खर्च होने वाला है एक पूरी राजधानी बनाने में। सही बात और है। वो एक बहुत बड़ी समस्या भी बन जाएगी चंद्रबाबू नायडू के गले की, और उसका सीधा लाभ अगर किसी को होगा तो इनको होगा, जगनमोहन रेड्डी को। देखिए, ध्यान करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में कम्माओं की पार्टी है। भाजपा के नेता कौन है? पुरंदेश्वरी भाजपा की नेता है, जो चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, और एनटी रामाराव की लड़की है। और चंद्रबाबू नायडू कौन है? ये भी कम्मा है, एनटी रामाराव भी कम्मा थे, और तेलुगु देशम भी कम्माओं की पार्टी है। तो ये भाजपा और तेलुगु देशम का जो गठजोड़ है, ये असल में दो कम्मा प्रधान पार्टियों का गठजोड़। तो ये गठजोड़ जो सरकार मिलकर चला रहा है, इसके खिलाफ गैर कम्मा समाज में, जिसमें रेड्डी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और राजनीतिकृत समाज है, उसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया होने वाली है, और बड़ी जबरदस्त वहां राजनीति होगी इस सवाल को लेकर। एक सेकंड के लिए चैन से नहीं बैठ पाएंगे ये, और विपक्ष पूरी तरीके से इनका साथ देगा। विपक्ष पूरी तरीके से तब तक इनका साथ देता रहेगा जब तक कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो भाजपा के साथ बने रहेंगे। तो ये सब बहुत कठिन है के लिए, कठिन डगर पनघट की। मुझे एक बजट से याद आया, 2014 में सैकड़ों करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए आवंटित किया गया था। अब किसी बजट में बुलेट ट्रेन का जिक्र ही नहीं आता। वो बुलेट ट्रेन कहाँ दौड़ गई पता ही नहीं चलता कि कहाँ से चलती है, कहाँ खत्म हो जाती है। तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए 2014 में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अच्छा याद दिलाया, मैं भी भूल गया था इस बात को। तो मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे बचाएंगे तभी तो बुलेट ट्रेन में लगाएंगे। तो जो पैसे तो उन्होंने, इसीलिए जो एनडीए जो है वो नीतीश देशम अलायंस है। हाँ, नीतीश देशम अलायंस है एनडीए। अच्छा अभय जी, ये 2014 में जो सैकड़ों करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के दिए गए, तो उसकी कोई जिक्र क्यों नहीं करता? कांग्रेस भी पूछती नहीं है रुपए गए कहाँ वो वाले, मतलब बुलेट ट्रेन। अभी कांग्रेस को कभी याद आया है तो कांग्रेस पूछेगी भी, कांग्रेस दूसरे कामों में लगी हुई है। कांग्रेस जरूर आएगा कांग्रेस की तरफ से। 10 साल हो गए, 10 सालों में कहा गया था कि 2014 में कि हर जगह 10 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। लखनऊ बनाया गया स्मार्ट शहर, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, सीवर खुले रहने से आदमी गिर के बढ़ जा रहे हैं राजधानी लखनऊ। मतलब कोई हमारे ज्योतिषी जो है, उनको एक हमारे राजीव नारायण जी, एक भक्त उनको दुबई लेकर घुमाने के लिए, उनकी बड़ी ब्रांडिंग चल रही है आजकल, लॉटरी लगी हुई है। वो लौट के आए तो मैं पूछा, दुबई की सड़कों पे आपको गाय भैंस साढ़ दिखाई देते नहीं देते हैं? यहाँ स्मार्ट शहर छोड़ दो, स्मार्ट राजधानियां देख लो, कोई जगह ऐसी नहीं होती वहां पे गाय बैल साढ़ ना घूम रहे हो। तो ये जो बुलेट ट्रेन चलेगी, ये चलेगी भी या नहीं चलेगी, बड़ा मुझे रोचक नजर आता है। ऐसी वंदे भारत का अभेजी हाल है। जहां जहां मैंने पूछा, वंदे भारत ट्रेन में 50 आदमी 100 आदमी ट्रेनें खाली चल रही हैं, क्योंकि अगर किसी को गोरखपुर से लखनऊ आना होगा 200 रुपए में, तो वंदे भारत से आएगा वो 500 रुपए में। कौन वंदे, केवल नाम के लिए कि हमने वंदे भारत चला दी, ट्रेनें खाली चल रही है, नुकसान में चल रही है। और जो जनरल ट्रेन है उसमें रिजर्वेशन का यह आलम है कि जनरल क्लास में आदमी एक के ऊपर एक बैठा हुआ जानवरों की तरह जा रहा है। टॉयलेट जाने के लिए ऐसा लगता है ना भारत पाकिस्तान को युद्ध करना पड़ रहा हो। रेलों की हालत कभी इस देश में सुधरती हुई नजर आएगी आपको लगता है? नहीं, सुधर नहीं सकती ट्रेन में। मैं तो हमेशा कोई भी रेल मंत्री हो, दावे सब लोग करते हैं, लेकिन भारत में ट्रेन की हालत नहीं सुधर सकती। इतनी ज्यादा भारत में आबादी है, और ट्रेन की पूरी प्रणाली जो है वो बहुत ही दोषपूर्ण है, और कोई भी दरअसल उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास वगैरह भी नहीं करता है। अभी देखिए, एक तो ट्रेन सुरक्षा, यानी ट्रेन में चल रहे हैं तो आपकी क्या सिक्योरिटी है? आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर प्लेटफॉर्म बहुत गंदे रहते हैं। दिक्कत की बात ये, प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ रहती है भयानक, कि उसको, मुझे नहीं लगता कि उसको साफ करना व्यवहारिक रूप से मुमकिन भी है। वो मतलब वो कुछ इस तरह का मामला फंसा हुआ है कि जैसे कहते नहीं है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, यही हालत है। बिल्कुल सी बात है, देश की व्यवस्था की हालत है। गाड़ी से चलो तो सड़कों में गड्ढे इतने होते हैं कि पता नहीं चलता। जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे यहाँ पे, जितेंद्र प्रसाद, वो खुद एक गड्ढे में उनकी गाड़ी चली गई, घायल हो गए। उनके जिम्मे था कि उत्तर प्रदेश के सब गड्ढे भरेंगे, खुद ही गड्ढे में गए, घायल हो गए।
तो ये जो है ये व्यवस्था वाकई में ऐसी गुत्थी है जो सुलझाए नहीं सुलझती। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत करी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और आपको लगा होगा कि बातचीत आज की बहुत मजेदार थी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।